तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल आपका एग्जाम होने वाला है ITI, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आउट हो गया है। दोस्तों आप सभी को बता दें इस वीडियो के अंदर वैसे हम 24 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। जो मेरे पास क्वेश्चन आउट हुआ है वही 24 क्वेश्चन प्रोवाइड किए। अगर इसमें से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका फिक्स है कि 5 से 7 नंबर ऐसे हैं जो आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि पहला प्रश्न बोला जा रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी को बता दें कि प्रकाश एक किरण से एक माध्यम से आती है और दूसरी माध्यम में लौट जाती है, इसलिए इसका 2 नियम है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगर एक एक क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका बता दें कि इस सेट के जरिए कम से कम तो 10 क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, तो क्वेश्चन को छोड़िए मत, याद करते चलिए। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण, तो यह किरण जो होगी कैसा परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। कंसेप्ट करना हो तो एक एक क्वेश्चन याद करना होगा। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न बोला निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित बोला गया, सबसे पहले आप सभी को बता दें दोस्तों, अगर निम्नलिखित रहे, निम्न रहे या फिर इनमें से रहे तो सिर्फ आपको ऑप्शन से मतलब रखना है। तो आप सभी को बता दें कि निम्नलिखित बोला गया है तो बोला गया है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को कहते हैं? वो लेंस का क्या नाम है? अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। याद करते चलिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम जाइएगा देने के लिए तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्वेश्चन जब लड़ेगा तब। देखिए चौथा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखना चाहिए। तो कहाँ रखना चाहिए? उत्तल लेंस को कहाँ रखना चाहिए? किसके सामने रखना चाहिए? तो रखना चाहिए लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आपका 5वां नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी कि जो मानव नेत्र जो है उस पे किस पे प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पे। वैसे तो रेटिना पे बनता है, लेकिन रेटिना ऑप्शन में नहीं रहने के कारण आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, दृष्टि पटल। आगे देख लेते हैं। देखिए 6ठा नंबर जो प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद करते चलिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न है, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है तो कौन है? तो है मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मात्रक विहीन। देखिए 8वां नंबर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन को दोहराता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 9वां नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो ये करता है उपयुक्त सभी, यानी कि चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। याद करते चलिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कौन है? निम्नलिखित बोला है तो ऑप्शन से, तो इसका राइट आंसर वाट हो जाएगा। वाट का सिंबल क्या होता है? तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। 11वां प्रश्न बोला जा रहा है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है। किस युक्ति का उपयोग होता है? आमीटर का उपयोग होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर करना हो तो एक एक क्वेश्चन याद करना होगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार के लिए कथन कौन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो निम्नलिखित बोला गया है तो कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल, क्योंकि लोहा को चुंबक एक्सेप्ट कर लेता है, निकेल को भी चिपका लेता है, कोबाल्ट को भी चिपका लेता है, लेकिन पीतल को नहीं चिपकाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। कंसेप्ट करना हो तो एक एक क्वेश्चन याद करना होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चले। 14 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो ये होता है 0। राइट आंसर ए हो जाएंगे, 0 होता है। आगे देख लेते हैं। देखिए
15 नंबर जो प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? फैराडे। राइट आंसर डी हो जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर याद कर लेते तो आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरह जाने वाला है, इसलिए याद करते चलिए। 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा। लकड़ी से भी कोक प्राप्त होता है, गोबर गैस से भी प्राप्त होता है, कोयला से, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा स्रोत नहीं है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 17 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। Na2SO4 प्लस BaCl2 को अभिक्रिया करने पर BaSO4 प्लस 2NaCl जो है उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो इसमें से बताना है कि कौन सी अभिक्रिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? ये सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। पीएच मान क्या होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? प्रचलित नाम बोला गया तो निम्नलिखित में कौन है दोस्तों? बेकिंग सोडा है। राइट आंसर बी हो जाएंगे, बेकिंग सोडा। आगे देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड का। किसका होता है? एंटासिड का उपयोग होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो चींटी का डंक होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है फॉर्मिक अम्ल, इसलिए इस सब क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगर जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि इसका राइट आंसर जो होगा फॉर्मिक अम्ल है, लेकिन आप देख लीजिए कहीं आपका फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, तो राइट आंसर फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कंसेप्ट दूर करना हो तो एक एक क्वेश्चन याद करना होगा। 23 नंबर देखिए प्रश्न बोला जा रहा है, CaSO4 × हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? ये रासायनिक सूत्र है, तो कौन सा यौगिक का रासायनिक सूत्र है दोस्तों? आप सभी को बता दें, जो रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आया है मेरे पास, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? इससे इजी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप सभी को बता दें पारा जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि 24 क्वेश्चन में अगर आप 5 क्वेश्चन भी अगर कंसेप्ट याद कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स है कि आपका एग्जाम में आने वाला है। तो कल का एग्जाम बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।